हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमारे चैनल इजी मैथ्स अड्डा पे आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो हर बार की तरह इस बार भी हम लेके आए हैं टॉप 25 क्वेश्चंस मैथ्स के। शीट 7 है आज, ठीक है। तो इससे पहले मैं शीट 1 से शीट 6 तक अब मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल पे इजी मैथ्स अड्डा। आप यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो हमारे पे, ठीक है। और इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे टॉपिक करा रखे हैं इस मैथ्स प्रैक्टिस सीरीज के अलावा, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या कर रखा है हमने इस चैनल पे, ठीक है। तो टॉप 25 क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। और हमारी क्या है कि आपने यदि जो है प्रीवियस शीट्स यदि मेरी देखी हो तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि हमारी जो रहती है अप्रोच, तो वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रहेगी। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच का मतलब ये है कि भाई मैं आपको बार बार बताता हूँ और आज फिर बता देता हूँ एक चीज, कि भाई एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच का मतलब ये है कि एग्जाम में बहुत से कम क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं कि जो जिसमें आपका दिमाग ना तुरंत हिट नहीं कर पाता। तो जिस क्वेश्चन में हमारा दिमाग हिट नहीं कर पाता और मान लो बाई चांस ज्यादा टाइम देना पड़ जाए, तो वहां पे यार फिर एजिटेशन से होने लगती है, डिसअपॉइंटमेंट आने लगता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में आसानी से हो रहे हैं, तो उनके लिए यदि कोई शॉर्टेस्ट अप्रोच पॉसिबल है तो वो बता दी जाए, जिससे कि हम उन क्वेश्चंस को आसानी से करके और जो हमारा टाइम है वो हम वहां पे देंगे जो क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो और सबसे बड़ी बात ये कि यार जब भी मॉक टेस्ट लगाओ ना, तो भाई मतलब देखो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, यदि 20 25 क्वेश्चंस है, 25 क्वेश्चंस में से यदि आप 20 22 भी कर पा रहे हो ना, भाई ये मान के चलना कि बहुत अच्छी प्रिपरेशन है आपकी, क्योंकि सारे क्वेश्चंस एकदम भाई बहुत मतलब आसानी से तो होने वाले हैं नहीं सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो भाई मतलब जैसे क्वेश्चंस हैं उस हिसाब से चलोगे तो भाई जो है हमने जो टॉपिक्स लिए हैं, जो क्वेश्चंस लिए हैं, तो वो सारे के सारे अच्छे लिए हैं एकदम रिवीजन पर्पज से भी, ठीक है। आप यदि जो है इन क्वेश्चंस को करोगे तो आपका रिवीजन भी पता चल जाएगा आपको, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई आपकी मैथ्स कैसी है, बाकी में अच्छी है या फिर अच्छी नहीं है, ठीक है। ये हमारे जो है मैं आपको बता रहा था, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, रेलिवेंट मॉक्स एसएससी नाम से आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे जाके, ठीक है। और ये उसका लिंक भी है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं इन सब की पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूँ, जैसे भी जो भी सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे ये शीट 7 का सॉल्यूशन है, अब मैं यहाँ पे तो वीडियो फॉर्म में, लेकिन जो इसके सॉल्यूशंस है वो मैं आपको रिलीवेंट मॉक्स एसएससी टेलीग्राम चैनल को उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। दूसरा ये हमने मैथ प्रैक्टिस सीरीज चला रखी है जो आपके सामने चल रही है, शीट 1 से शीट 6 तक अपलोड कर दिया है। आज शीट 7 भी अपलोड हो जाएगी। और भाई शीट 1 से शीट 6 तक करने के बाद ना आपको लगेगा कि यार भाई मैथ में तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, ठीक है। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं, इनके अलावा भी क्या भाई कोई एग्जामिनर इससे ज्यादा भी टफ पेपर क्या बना के दे देगा फिर वो, भाई यूपीएससी का पेपर तो नहीं बना देगा ना वो, ठीक है। एक मैंने इंस्टॉलमेंट इन एसआई वाला जो है मैंने करवा रखा है टॉपिक, डिसऑनेस्ट डीलर हो गया। एक मैंने एवरेज ओवरलैपिंग वाला टॉपिक भी करा रखा है, एवरेज ओवरलैपिंग, ठीक है। वो आप जाके सर्च कर सकते हो वहां पे इजी मैथ्स अड्डा पे, वीडियोस वाले सेक्शन में जाके, है ना। एक जो है मैंने लीनियर रेस वाला भी करवा रखा है, लीनियर रेस भी बहुत अच्छे से करवा रखा है, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। उसकी लिंक भी मैं आपको जो है इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की सीरीज चला रखी है। मतलब कुछ स्टूडेंट का ये कहना होता है ना कि सर एग्जाम आ गया, ज्योमेट्री नहीं हो पा रही है, तो भाई ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज का मतलब ये है कि यदि कोई बच्चा ये भी करके जा रहा है ना, तो भाई प्री आराम से निकाल देगा। यदि मेंस का पेपर की तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि मेंस के पेपर में क्या पता एक आध क्वेश्चन टफ आ जाए, लेकिन मैं 100% मतलब मेंस के लिए भी 90% तक श्योर हूँ कि भाई इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। मेंस के लिए भी 90% तक श्योर हूँ मैं, है ना। एक मॉक की प्रैक्टिस सीरीज चला रखी, जैसे मॉक्स हम अपलोड करते हैं इस पे 1 से 9 मॉक्स तक मैंने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। जैसे आप ओलाइव का देते हो, टेक्स्ट बुक का देते हो, वैसे हमारे भी मौक ला के देखो कभी, क्या पता भाई अच्छे हों और आपका जो है इंटरेस्ट बढ़े इस क्वेश्चन को लेके, ठीक है। तो नेक्स्ट और लास्ट थिंग भाई, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो भाई डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज, है ना। और भाई सब यदि कंटेंट पसंद आ रहा है तो भाई लोगों को रिकमेंड करें, लोगों के साथ शेयर करें, तभी तो भाई पढ़ाने में अलग ही मजा आता है ना। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमने जो है बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस इस चैनल पे प्रोवाइड कर रखी हैं, ठीक है। आप जाके देख भी सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड है और मैंने इंस्टॉलमेंट वाला टॉपिक करा रखा है, ठीक है। यदि आपको इंस्टॉलमेंट नहीं आती तो भाई पहले पढ़ सकते हो आप, इंस्टॉलमेंट बहुत अच्छे से करा रखी है, ठीक है। अब पहले हमारे पास दिया हुआ क्या है वो पढ़ो। हमारे पास दिया हुआ है ए सम ऑफ
रुपीज 16,000 borrowed for 3 years ago, hence is fully repaid in three annual installments. First installment is 1/2 of the second, and the second installment is 2/3 of the third installment. If the rate of interest is 10% per annum, find the value of second installment. सेकंड इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हम निकालेंगे, पर लेकिन अब मैं लिख तो लूँ, यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे हमारे पास सेकंड है, और यहाँ पे मेरे पास थर्ड है। ठीक है, तो मेरे पास क्या रहा है कि भाई पहले हम थर्ड और टू के बीच में रिश्ता दे रखा है, सेकंड और थर्ड के बीच में रिश्ता दे रखा है ना, हमको रिलेशन दे रखा है। तो मेरे को यहाँ पे यदि मैं इसको 300 मान लूँ तो मेरे पास ये 200 है, बस अपनी इजीनेस के लिए। ठीक है ना, बाकी आप कुछ भी मान लो, 2 का गुना कुछ भी, जैसे इसमें 2:3 ही मान लो, फिर भाई उसको कैलकुलेट कर लो। तो भाई यदि आप इतने बहादुर हो कि भाई उस क्वेश्चन को फिर आसानी से कर पाओगे तो भाई कर लेना, नहीं तो मैं तो भाई इजी, सबसे इजी जो मेथड हो रहा है वही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने आपको जब इंस्टॉलमेंट वाला टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने एक चीज बताई थी, पहले ड्यू डेप्ट तो निकाल लो। तो ड्यू डेप्ट हमारे पास कितना रहेगा, 16,000 का 130% हो जाएगा। भाई 3 ईयर में कितना ब्याज हो जाएगा उसका, 3 ईयर में ब्याज कितना हो जाएगा, 3 ईयर में ब्याज हो जाएगा उसका 30%। तो हमारे पास जो ड्यू डेप्ट रहेगा वो 16,000 का 130% ही तो रहेगा। तो यानी कि हमारे पास कितना आ गया, ये 0 0, और सॉरी ये मेरे पास परसेंटेज कट ही जाएगा ना जब 130/100 हो गया तो। ठीक है, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 13x16, तो 13x16 करेंगे तो मेरे पास आ गया 208। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, ड्यू डेप्ट है, ड्यू डेप्ट। अब मेरे को एक चीज बताओ यहाँ से कि मैंने आपको जो 100, भाई वो कहाँ से आता है, मतलब 10 20 इसमें से घटा दो। तो मेरे को यहाँ पे एक चीज बताओ, अब यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 100 थी, दूसरी इंस्टॉलमेंट 200 थी, तीसरी इंस्टॉलमेंट 300 थी। जब मैंने फर्स्ट ईयर के एंड में इंस्टॉलमेंट दी ना पहली, तो मैंने इस पे कितनी परसेंट ब्याज बचा लिया, मतलब इस इंस्टॉलमेंट पे मैंने 2 ईयर का ब्याज बचा लिया, यानी कि 20% बचा लिया। तो 100 का 20% यानी कि 20 बचा लिया मैंने, है ना। दूसरे ईयर में मैंने एक एक ही ईयर का ब्याज बचा लिया, मतलब मैं दूसरे ईयर के एंड में यदि कोई इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूँ तो मैंने थर्ड ईयर के लिए तो अमाउंट, थर्ड ईयर के लिए तो इन्वेस्ट जो है इंटरेस्ट उस पे लिया ही नहीं है, कटा ही नहीं है मतलब उस पे। तो यानी कि इस पे मैंने इंटरेस्ट कितना बचा लिया, 10%। तो 200 का 10% कितना हो गया, मेरे पास 20 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने मनी नहीं दी है, जिसपे हमने इंटरेस्ट नहीं दिया है, और ये टोटल इंस्टॉलमेंट यानी कि 640, इसी 640 की वैल्यू मेरे पास कितनी रहेगी, 20800। ठीक है, तो हमको 200 की वैल्यू चाहिए। 200 की वैल्यू के लिए मैं यहाँ से यदि 5/8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई बुराई है क्या। 5/8 से यदि मैं इसको 200 बनाना चाहूँ तो मेरे पास 5/8 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं इसको, नहीं सॉरी सॉरी, 5/8 से, 5/8 से नहीं, 1 सेकेंड, 5/8 से, सॉरी, मतलब 2.5/8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 2.5/8 यानी कि मैं कर रहा हूँ 5/16 से मल्टीप्लाई। 5/16 से यदि मल्टीप्लाई करूंगा इसको तो मेरे पास 16×3 = 48, यानी कि 1300 इंटू में 5 आ रहा है, 1300 इंटू में 5। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया, 6500। अब यहाँ से तो हमने ऐसे तो कर लिया, लेकिन भाई इस मेथड को करने में मेरे को कितना टाइम लग गया, कितना टाइम लग गया भाई, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट तो लगी होगी, 1 मिनट तो लगी होगी। लेकिन भाई मेरे को यहाँ पे एक चीज पता चली कि भाई यदि मैं यहीं से ही ड्यू डेप्ट देखूं और मेरे को ड्यू डेप्ट के बराबर ही करना है, अल्टीमेटली मेरे को इंस्टॉलमेंट और जो मैंने इंस्टॉलमेंट पे जितना वो बचा है इंटरेस्ट, तो मेरे को अल्टीमेटली उसके बराबर ही करना है, 20800। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि जो हमारे पास जो इंस्टॉलमेंट रहेगी ना वो 13 का मल्टीपल रहेगी, मतलब जो हमारे पास इंस्टॉलमेंट आएगी कैलकुलेट होगी वो हमारे पास 13 का मल्टीपल रहेगी। और 13 का मल्टीपल सिर्फ हमारे ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में है, देख लो, 13 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है ना। ठीक है, तो 13 का मल्टीपल हमने सीधा सीधा चेक करा तो मेरे पास कितने सेकंड लगे होंगे, मात्र 15 से 20 मिनट, 15 से 20 सेकंड लगे होंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आ गया मेरे पास, और दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा दे रखा है ना, बहुत ज्यादा अच्छा दे रखा है, इसको ढंग से पढ़ना। एक्स कैन डू अ वर्क इन 3 days, वाई डज 3 times द सेम वर्क इन 8 days, एंड जेड डज 5 times द सेम वर्क इन 12 days। If they have to work together for 6 hours in a day, then in how much time can they complete the work? भाई मेरे को यहाँ पे सिर्फ ना, मेरे को कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे को ये पता है कि यदि मैं वर्क को यदि मैं तीनों के लिए सेम सेम मानूं, तीनों के लिए मैं सेम सेम मानूं, तो यदि इसने ए वर्क करा है तो इसने कितना वर्क करा है, 3 वर्क करा है, और इसने 5 वर्क करा होगा, 5 वर्क करा होगा। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे मैं एक चीज पूछूं आपसे कि भाई उसने जब 3 days करा है, मतलब यदि वो 6 days वर्क करता तो कितने वर्क कर लेता है, यानी कि एक्स ने कितना आवर्स लिया होगा, 18 आवर्स लिया होगा।
भाई यहाँ पे हमको दे रखा है ना 6 आवर्स के हिसाब से, तो यानी कि एक्स ने एक काम को करने के लिए कितना लिया होगा, 18 आवर्स। तो बाई ने उसी काम को करने के लिए कितना टाइम लिया होगा, बाई ने 3 गुना टाइम करने के लिए 8 लिया है, तो यानी कि अर्चिंग 48, यानी कि एक के लिए उसने कितना लिया होगा, 16 आवर्स लिया होगा, एक के लिए 16 आवर्स लिया होगा। ठीक है। और जेड ने 5 टाइम्स काम करने के लिए लिया है 12 डेज, तो यानी कि मैं यहाँ से कितना कह सकता हूँ कि मेरे पास 12 की 72 और 72/5, यानी कि उसने 72/5 आवर्स लिए हैं, 72/5 आवर्स। ठीक है। तो यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया, जब वो 6 और काम कर रहे हैं सारे के सारे, तो हमने उनकी वो निकाल ली कि भाई कितने कितने आवर्स लगेंगे, उनको कितने कितने आवर्स लगेंगे। तो मैं इनकी एफिशिएंसी निकाल लूंगा। एफिशिएंसी निकालने के लिए देखो मेरे पास 18 और 16 है, तो 18 और 16 में क्या मैच कर रहा है, पहले तो 2 × 9 × 8 यानी कि 144, तो मेरे पास 144 इनका टोटल वर्क आ गया। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, ये 8 है, ये मेरे पास 9 हो जाएगा, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10, तो यानी कि मेरे पास कितना आ जाएगा, 144/27, इनटू में 60 और कर देते हैं, क्योंकि 60 मिनट्स भी तो है ना। तो यानी कि 5 आवर्स से ऊपर ऊपर आंसर जाएगा, तो 5 आवर्स से ऊपर ऊपर सिर्फ मेरे को एक ही ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है। ठीक है। यदि समझ में नहीं आया तो भाई वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखो, और फिर भी समझ नहीं आया तो मेरा सजेशन ये है कि एक बार टाइम एंड वर्क पढ़ लें अच्छे से। ठीक है। अब मेरे पास है यहाँ पे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लेना, क्योंकि भाई आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है। व्हेन ऑपरेटेड सेपरेटली, पाइप ए टेक्स 5 आवर्स लेस देन पाइप बी टू फिल अ सिस्टम। मैं यदि पाइप बी को यदि एक्स टाइम मान लू, एक्स टाइम में फिल कर रहा है, तो मेरे पास ए कितने टाइम में फिल कर रहा होगा, x-5 में कर रहा होगा, x-5 में कर रहा होगा। एंड व्हेन बोथ पाइप्स आर ओपनड ऑपरेटेड टुगेदर, द सिस्टम गेट्स फिल्ड इन 6 आवर्स, यानी कि ए प्लस में भी हमको 6 आवर्स दे रहा हो। तो मैंने आपको जब पिछली सीट में ऐसा क्वेश्चन कराया था, उससे पिछली सीट में भी शायद करवाया था, तो मैंने आपको एक चीज बोली थी कि बी ने 1 घंटे में कितना काम करा, बी ने 1 घंटे में 1/x करा होगा, इस ए ने x-5 करा होगा, पर दोनों ने मिलके जब 6 आवर्स लिए हैं, तो एक घंटे में इन्होंने कितना काम करा होगा, 1/6, 1/6। तो यानी कि मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, 2x माइनस में 5, x² माइनस में 5x की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1/6 है, यानी कि मेरे पास 12x माइनस में 30 की वैल्यू मेरे पास x² माइनस में 5x है। ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है ना। ठीक है। तो मेरे पास यहां से कितना आ जाएगा, x² माइनस में 17x प्लस में 30 इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास यहाँ से x की वैल्यू एक तो 15 आ गई, और x की वैल्यू 2 आ गई। जब x की वैल्यू मैंने 2 रखा, x की वैल्यू 15 रखा, तो मेरे पास कौन सी वैल्यू फिट बैठेगी, x की वैल्यू 2 रखूंगा तो मेरे पास a नेगेटिव डेज लेगा क्या, तो हमारे पास ये तो वैल्यू ही पॉसिबल नहीं है, ये तो वैल्यू ही पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। अब पाइप बी को कितने समय में भरेगा, तो पाइप बी कितने समय में भरेगा, तो यानी कि 15 आवर्स आंसर आ गया हमारे पास, एक्स ही तो था। ठीक है। अब हमारे पास है चौथा क्वेश्चन, और चौथा क्वेश्चन मैंने डिसऑनेस्ट डीलर से लिया है, और डिसऑनेस्ट डीलर मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है, आप जाके चेक कर सकते हो वीडियो में। ठीक है। मैंने आपको पिन भी कर रखी है वहां पे, लिंक मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखो मैंने यहाँ पे पिन करी हुई है ये, और नहीं भी करी हुई है तो भाई कर लेना दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे पास डिसऑनेस्ट डीलर का जो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा भाई, एक एक चीज को PYQ में बहुत अच्छे से वो करा है, तो आप जाके चेक कर सकते हो, मैं उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं तो आप सर्च कर लेना इजी मैथ्स अड्डा पे। ठीक है। तो हम शायद चौथे क्वेश्चन पे थे, चौथे क्वेश्चन हमारे पास है, ए डिसऑनेस्ट फाइनेंसियर क्लेम्स टू बी lending money at some simple interest, but he includes the interest every 4 months, ही इंक्लूड्स द इंटरेस्ट एवरी 4 मंथ्स, ये हमको क्या दे दिया है यहाँ पे, फॉर कैलकुलेटिंग द प्रिंसिपल इफ ही चार्जिंग एन इंटरेस्ट ऑफ 3%, द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम्स। भाई मैं यहां से क्या देख पा रहा कि भाई उसने सिंपल इंटरेस्ट पे देने का वादा तो करा है, लेकिन वो सिंपल इंटरेस्ट पे ना देके 4 मंथली कंपाउंड कर रहा है उसको, तो यानी कि मैं यहाँ पे ये अल्टीमेटली लिख कर आया है कि 4 मंथली कंपाउंड कर रहा है वो, 4 मंथली कंपाउंड। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि देखो ये हमारे पास 4 महीने हो गए, ये मेरे पास 4 महीने हो गए, और ये मेरे पास यहाँ पे 4 महीने हो गए। तो जब पूरा हमारे पास कितना था, 3% था, 3% था, तो मैं यहाँ पे कितना कह सकता हूँ, ये मेरे पास 1% लगेगा यहाँ पे, ये 4 मंथ का 1%, ये 4 मंथ का 1%। तो यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने आपको देखना भी सिखाया था, शायद बता भी था, ए प्लस में बी प्लस में सी प्लस में ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी अपॉन में 100 प्लस में, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ए बी सी अपॉन में
10,000, इतना ही तो रहता है। तो यानी कि 3 प्लस में 0.03, तो मेरे पास यहाँ पे कितना आंसर आएगा? 3.03 के आसपास ही तो जाएगा आंसर। भाई दो तो जा ही नहीं सकता था, दो तो जा ही नहीं सकता था, और 3.0 तो आएगा नहीं, क्योंकि भाई ये तो बहुत ज्यादा ही कम हो गया ना। ठीक है, तो हमारे पास ये ही ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, है ना। अब पांचवा क्वेश्चन आ गया, और पांचवा क्वेश्चन भाई थोड़ा सा भाई इंपॉर्टेंट लगा ना इसको भी, है ना। मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं, आप मेरे साथ बने तो रहिए भाई। मतलब ये कह रहा हूँ कि भाई मैथ्स की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी, है ना। द सम ऑफ टू नंबर इज 1904 एंड दियर एचसीएफ इज 56, द नंबर ऑफ सच नंबर पेयर्स इज। मैं यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ आपको। एलसीएम एचसीएफ में कुछ नहीं है। एलसीएम एचसीएफ, यदि हम दो संख्या मान लें, एक तो मैंने एच एक्स मान लिया, एक मैंने एच वाई मान लिया, तो यहाँ पे एच क्या है? एच मेरे पास एचसीएफ है। और एक्स और वाई क्या है? यहाँ पे एक्स और वाई है मेरे पास को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स। भाई ये को प्राइम नंबर क्यों है? यदि ऐसा कोई ख्याल आया आपके दिमाग में, तो ऐसा ख्याल नहीं आना चाहिए, क्योंकि भाई हमारे पास एक्स क्या होता है, एच क्या होता है मेरे पास? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो उसमें हाईएस्ट कॉमन रहेगा वो रहेगा हमारा। तो यानी कि यदि मैं को प्राइम नहीं मानूंगा एक्स और वाई को, तो हमारे पास एक्स और वाई में भी कोई ऐसी संख्या रहेगी जो कॉमन रहेगी, तो वो हमारे पास एच में तो मल्टीप्लाई होके आएगा ना। तो यार हम क्या कह सकते हैं, फिर वो एक्स थोड़ी रहेगा, फिर ये वाई थोड़ी रहेगा, फिर ये चेंज हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है कि एक्स एंड वाई को प्राइम नंबर्स हैं। तो एलसीएम मेरे पास क्या होता है? एलसीएम होता है मेरे पास एच एक्स वाई, जो है मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा इनका? मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे पास एच एच स्क्वायर एक्स वाई, और ये मेरे पास यहाँ पे आ, सम सम लिख रखा है मेरे पे, तो सम हो रखा है एच एक्स प्लस में वाई। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे यही तो दिया हुआ है, एच एक्स प्लस में वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी दी हुई है? 1904। 1904। ठीक है, जब ये 1904 है मेरे पास, तो यहां से मैं एक्स प्लस बाय वाई की वैल्यू नहीं निकाल सकता? एक्स प्लस में वाई 1904 अपॉन में 56, तो यानी कि मेरे पास कितना आ जाएगा ये? यदि इसको 7 से काट लूं मैं, तो 7 दूनी 14, 7 7 49, 7 दूनी 14, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास 272 अपॉन में 8 आ गया। तो एक्स प्लस में वाई 272 अपॉन में 8, यानी कि एक्स प्लस में वाई 34। तो हमसे एक्स और वाई के पेयर्स पूछ रहा है, अब एक्स और वाई की पेयर्स बनाओ। और ध्यान रहे कि एक्स और वाई हमेशा को प्राइम रहेगा, एक्स और वाई को प्राइम रहेगा। तो मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 33 ले सकता हूँ। ठीक है, तो 2 और 32 में चुन नहीं सकता, क्योंकि 2 और 32 में तो भाई ये को प्राइम नंबर थोड़ी है। ये तो मेरे पास 2 और 32 में दो ही कॉमन आ गया। ठीक है, तो हमारे पास 2 और 32 काउंट नहीं होंगे। तो यानी कि मैं यहाँ पे कितना लिख सकता हूँ? 3 और ये लिख सकता हूँ 31। तो मैं यहाँ पे कोई भी सम नंबर का पेयर तो ले ही नहीं सकता, ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी सम नंबर का। तो मैं यहाँ पे दूसरा पेयर क्या लूंगा? 5 से 29 लूंगा, फिर 7 से 27, फिर यहाँ से 9 से 25 लूंगा, है ना। फिर 11 से 23 लूंगा, फिर यहाँ पे क्या लूंगा बताओ? 13 21, और यहाँ पे हो जाएगा फिर मेरा 15 19, है ना। और फिर 17 17 क्यों नहीं ले सकता? 17 17 में तो भाई दोनों ही हमारे पास कॉमन फैक्टर इनमें से सब 17 ही आ जाएगा ना हमारे पास। तो मेरे पास सिर्फ यही पेयर पॉसिबल्स हैं। बाकी मैं तो फिर आगे करेंगे, तो आगे तो फिर वही संख्या रिपीट होंगी, यही पेयर्स रिपीट होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कितने पेयर्स आ गए? 8 पेयर्स। ठीक है, अच्छा था या नहीं था? यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तभी आप कर पाए, वरना नहीं हो पाएगा ना क्वेश्चन। ठीक है, अब ये मेरे पास है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा लेना भाई इसको भी, है ना। मैंने जो आपको सर्कल वाला डे 2 करवाया है वीडियो में, ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की सीरीज में, सर्कल डे 2 वीडियो, आप जाके चेक करना भाई। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं, सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, सारे मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करे हैं। ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की सीरीज में, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, मेंशन करा था, और हर वीडियो में मेंशन भी करता हूँ कि भाई अच्छी चला रखी सीरीज, आप देख लीजिए। और यदि आपको देख के अच्छी लगे तो भाई दोस्तों को भी रिकमेंड करना। ठीक है, इतना जरूर कर देना कि भाई मतलब यदि मैं आपके सामने कोई चीज अच्छे से कंटेंट दे रहा हूं मैं आपको, तो भाई उसको शेयर करना, है ना। और हमारे पास 6 क्वेश्चन है। टू सर्कल्स हैविंग रेडियस R1 एंड R2 इंटरसेक्ट ईच अदर एट A एंड B। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे मैं आपको फिगर, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, है ना। ये मेरे पास A है, और ये मेरे पास B है ना। और यहाँ पे पी क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए। पी क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए। ठीक है,
और टीपी एंड टी क्यू आर द टेंजेंट्स, टीपी एंड टी क्यू आर द टेंजेंट्स। ये मेरे पास कोई टी पॉइंट है और यहाँ से ये मेरे पास इसकी जो ये टेंजेंट, ठीक है। सर्कल रेडियस चाहे कुछ भी हो, हमको क्या मतलब है इससे, रेडियस तो कुछ भी हो, है ना। पर यहाँ पे दिया हुआ है इफ पी टी क्यू इज इक्वल टू 40 डिग्री, देन हमको क्या फाइंड करना है, हमको ये वाला एंगल फाइंड करना है, पी बी क्यू, पी बी क्यू फाइंड करना है मेरे को, ठीक। पी बी, तो पी बी क्यू कैसे फाइंड करेंगे। पी बी क्यू वैसे तो 140 डिग्री है, आपने देख के लगाया होगा, ऑप्शंस देख के भी लगा दिया होगा, ये 40 है तो 140 है। लेकिन क्यों आया, यदि भाई कोई कॉन्सेप्ट पूछे तो वो आप कैसे करोगे, वो आप कैसे करोगे, ठीक है। 1 सेकेंड, मैं इसको मिटा लेता हूँ यार, थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा तो। है ना, ये मेरे पास कोई सर्कल हो गया, क्या कर, तो मेरे को ये एंगल निकालना है ना। अब आपने यदि एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, ये मेरे पास टेंजेंट है, ये मेरे पास टेंजेंट है, ये मेरे पास क्या है, सीकेंट है, टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी। आपने टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी पढ़ी हो, टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी, या फिर आपने एक पढ़ी हो अल्टरनेट सीगमेंट थ्योरम, अल्टरनेट सीगमेंट थ्योरम। तो यहाँ पे कौन सा अप्लाई करेंगे हम, यहाँ पे हम अल्टरनेट सीगमेंट थ्योरम अप्लाई करेंगे, वो देखना। देखो ये मेरे पास कोई टेंजेंट हो गई, है ना, और ये मेरे पास कोई क्या हो गई, सीकेंट हो गई। जब ये मेरे पास सीकेंट है, ये मेरे पास टेंजेंट है, तो मेरे पास ये क्या हो गया, ये मेरे पास अल्टरनेट सीगमेंट हो गया। अल्टरनेट सीगमेंट यानी कि यदि ये मेरे पास एक्स है तो मेरे पास ये भी एक्स होगा। और यदि ऐसे ही मैं इस सर्कल के लिए देखूं, तो इस सर्कल के लिए ये टेंजेंट है और ये हमारे पास क्या हो गई, इसकी सीकेंट हो गई। तो ये अल्टरनेट सीगमेंट में ये बन रहा है, यानी कि ये वाई है तो मेरे पास ये वाई है। तो अब तो समझ में आ गया होगा, इस वाले त्रिभुज को देख लो, एक तो त्रिभुज में पी टी क्यू, ट्राइंगल पी टी क्यू को देखो, ट्राइंगल पी टी क्यू, एक्स प्लस में वाई 140 है, एक्स प्लस में वाई 140 है ना। तो यानी कि यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई 140 हो जाएगा। 140 क्यों है, ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भाई तत्काल प्रभाव से आप पढ़ाई छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मेरे पास सातवां क्वेश्चन आ गया, और सातवां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट ही लगा के चलना भाई, जो है 2017 मेंस का है शायद, ये 2017 मेंस का है शायद, ठीक है। और क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा नहीं मतलब बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ना। यहाँ पे ABCD passes through the center of three circles as shown in the figure. AB is equals to 2 centimeter, ठीक है, and CD is equals to 1 centimeter, ठीक है। If the area of the middle circle is the average of areas of other two circles, then what is the length of BC? BC की लेंथ चाहिए हमको, BC की। तो मैं BC की लेंथ को क्या मान रहा हूँ, BC की लेंथ को मेरे पास यहाँ पे और कुछ मानने के सिवाय कुछ नहीं है, कि मैंने x मान दिया है BC। तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, ये मिडिल सर्कल है हमारे पास, ये मिडिल सर्कल है, इसका एरिया इन दोनों के जो है, और जो दो सर्कल्स है ना उनके किसके बराबर है, मीन के बराबर है, मीन के बराबर है। तो हमको क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, हमारा सीधा सीधा सा फंडा ये है कि हमको सिर्फ फॉर्मूले लगा देना सीधे सीधे। तो देखो ये मेरे पास, यदि ए बी को मैं यहाँ पे ए बी वाले सर्कल को देखूं, तो मेरे पास इसकी रेडियस क्या है, 1 है, 1 है इसकी रेडियस। यदि मैं यहाँ से यहाँ तक देखूं तो मेरे पास ये देखो 2 प्लस में एक्स है मिडिल वाले रेडियस की सर्कस, सॉरी, जो है 2 प्लस में एक्स क्या है, इसका डायामीटर है, डायामीटर मिडिल वाले सर्कल का। और 3 प्लस में एक्स किस वाले सर्कल का डायामीटर है, 3 प्लस में एक्स सर्कल किस वाले सर्कल का डायामीटर है, एडी वाले का। एडी जिसमें डायामीटर है वही तो बड़े वाले सर्कल का। तो मैं यहाँ पे कितना कह सकता हूँ कि हमारे पास मिडिल वाले सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है मेरे पास, 1 प्लस में एक्स बाई 2, 1 प्लस में एक्स बाई, सॉरी 2 प्लस में एक्स बाई 2, ठीक है। और ये बड़े वाले सर्कल की यदि मैं रेडियस पूछ लूँ तो 3 प्लस में एक्स बाई 2, 3 प्लस में एक्स बाई 2। तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ कि हमारे पास पाई 2 प्लस में एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू
मेरे पास पाए इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस पाए इंटू में 3 प्लस में एक्स स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, क्योंकि मीन है ना इसका, ये तो हम पाई से पाई उड़ा रहे हैं सब जगह से। तो मेरे पास देखो यहाँ पे कितना है, 4 प्लस में 2x प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 4। यहाँ पे मैं 2 का और मल्टीप्लाई कर दूं इधर लेके इसको, 2 का और मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 प्लस में 9 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 6x अपॉन में 4। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 प्लस में ये मेरे पास है 4x प्लस में 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 6x। तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 5 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर 4 माइनस में 4ac 20, तो यानी कि 20 प्लस में 4 24 अपॉन में 2, यानी कि मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस में माइनस में √6। और प्लस माइनस में तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि भाई हमारे पास जो x की वैल्यू माइनस में थोड़ी हो सकती है, तो हमारे पास √6 प्लस में 1 इसका आंसर हो जाएगा, √6 प्लस में 1। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अब भाई ये और बता दूं मैं आपको कि भाई देखो, ये पहली बार जब क्वेश्चन देखोगे तो हिट नहीं करेगा, तो आपके जैसा भी मन में जो भी डाउट बने ना, वो सीधा आप भाई यहाँ पे सीधा सीधा हमको दिया हुआ है। आप जैसे ही है पेन चलाना स्टार्ट तो करो एक बार। जब पेन चलाना स्टार्ट करोगे तभी तो वो मेथड सूझेगा ना, तभी तो वो मेथड सूझेगा। ठीक है, अब हमारे पास है 8वां क्वेश्चन, और 8वां क्वेश्चन भी भाई इंपॉर्टेंट ही लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं इसमें 7 शीट में मैंने। ठीक है, ए ट्रेन अप्रोचेज इज ए टनल एम inside the tunnel is a dog located at a point that is 2/5 of the distance mn measured from the entrance m. When the train whistles, the dog runs. If the dog moves toward the entrance of the tunnel M, the train catches the dog exactly at the entrance M. If the dog moves towards the exit N, the train catches the dog exactly at the exit N. Okay, exactly at the exit N. Find the ratio of speed of dog to that of train. यहाँ पे यदि आपका भाई थोड़ा दिमाग चल गया हुआ, यदि क्वेश्चन आपने पढ़ा और यदि आपने टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे एक चीज दी हुई है मेरे को, यहाँ पे मेरे को टाइम कांस्टेंट दिया हुआ है, टाइम कांस्टेंट दिया हुआ है भाई। हमारे पास क्या कह रहा है कि यदि ये जो ट्रेन जब विसिल करती है ना, तब ये स्टार्ट करता है, तो यानी कि एग्जैक्ट टाइम पे जाके मिल रहा है। मतलब मैं आपको यदि चित्र बना के बताऊं तो मेरे पास यहाँ पे कितना है, ये mn है मेरे पास, mn है। और मैं यदि यहाँ से कोई ट्रेन को मान लेता हूँ, ट्रेन आ रही है ना, और यहाँ पे कोई डॉग बैठा है, यहाँ पे कोई डॉग बैठा है। ठीक है, तो यदि इसकी लेंथ मेरे पास 2 है तो इसकी लेंथ 3 है मेरे पास, इसकी लेंथ 2 है तो इसकी लेंथ 3 है मेरे पास। तो अब ये क्या कह रहा है कि जब ये डॉग यहाँ पे भाग रहा है, जब ये डॉग यहाँ पे भाग रहा है, तो मैं ये मान के चलूं कि ट्रेन ने एक्स दूरी कवर कर ली, एक्स दूरी कवर कर ली। मैं सिर्फ मान रहा हूं कि भाई ये ट्रेन ने यहाँ पे से विजिल करा, जब ये भागा, पर ट्रेन यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में एक्स दूरी तय कर गई, और यहाँ से यहाँ तक तय तय करने में इसने कितना करे है, 2। वो तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में हमको भाई, 2/5 है ना पूरा, तो हमारे पास ये 3 है, ये 2 है मेरे पास। अब वो और क्या कह रहा है कि जब ये ट्रेन यहां तक पहुंच रही है ना, तब भी ये एन पे ही मिल रहा है, तब भी ये एन पे ही मिल रहा है, मतलब यहीं पे मिल रहा है। तो अब ये ट्रेन ने यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लिया, x+5, x+5। मतलब मेरे पास टाइम तो कांस्टेंट है, तो मेरे पास यहाँ पे जब टाइम कांस्टेंट रहता है, तो मैंने आपको सीधी सीधी सी चीज बताई है, स्पीड जो होगी वही डिस्टेंस रहेगी, यानी कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जब मैंने लीनियर रेस वाला टॉपिक करवाया था, तो उसमें जो है बहुत अच्छे से बताया था कि भाई टाइम कांस्टेंट वगैरह, क्योंकि भाई एक ऐसा यही टॉपिक है जिसमें बहुत अच्छे से काम आता है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ से यहाँ तक जब ट्रेन ने एक्स चलाया, तो डॉग ने कितना चलाया, 2 चलाया, 2 चलाया। और यहाँ पे यदि ट्रेन ने x+5 चलाया है, तो डॉग ने कितना चलाया, 3 चलाया। तो मैं यहाँ से कितना लिख सकता हूँ, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस में 10, यानी कि x वैल्यू मेरे पास 10 है। x की वैल्यू 10 यानी कि मेरे पास ट्रेन की गति 5 आ गई, और जो डॉग की गति मेरे पास कितनी आ जाएगी, डॉग की मेरे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से मेरे पास x/2 इज इक्वल्स टू, सॉरी ये मेरे पास 10 है ना, 10। ठीक है,
तो जब इसने 10 चला है तो इसने 2 चला है, तो मैं यहाँ पे कितना कह सकता हूँ, हमको किसकी चाहिए, कुत्ते की गति का ट्रेन की गति से अनुपात, तो यानी कि 1:5 हो जाएगा, 1:5। ठीक है। अब ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 का आप मेरे को खुद से आंसर बताओगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट योर आंसर, है ना। मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात बता देता हूँ, अमन बॉट 2 चेयर्स फॉर 1800, ही सोल्ड फर्स्ट चेयर एट 12% प्रॉफिट एंड सेकंड एट 20% प्रॉफिट। हैड ही सोल्ड द फर्स्ट चेयर एट 20% प्रॉफिट एंड सेकंड एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%, तो उसका जो प्रॉफिट है ना वो 36 मोर हुआ होता, 36 मोर। तो मेरे पास यहाँ पे मैं एक चीज कह सकता हूँ, यहाँ पे 8 का गैप आ रहा है, यहाँ पे भी 8 का गैप आ रहा है, तो मेरे पास 8% की वैल्यू ही तो 36 है। अब यहाँ से आगे आप बताएंगे मेरे को, ठीक है। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर आ गया 10, और क्वेश्चन नंबर 10 पे भी लगा लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे है अब वो भी देख लो। मेरे पास है व्हेन ए 2 डिजिट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई द सम ऑफ इट्स डिजिट द प्रोडक्ट इज 405। When the number obtained by interchanging the digits of the original number is multiplied by the sum of its digit, the product is 486. Interchanging the digits of the original number is multiplied by the sum of its digits, the product is 486. Find the sum of the square of its digit number. आपको इसको यदि सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यदि थोड़ा बहुत दिमाग आप में है तो ये लगाओ कि भाई यहाँ पे ये मेरे पास 405 है, ये मेरे पास 9 का मल्टीपल है, यानी कि ये मेरे पास 9 गुणा में 45 दिया हुआ है, 9 गुणा 45। तो मेरे को यहाँ पे एक चीज दिख गई कि मेरे पास वो संख्या 45 ही तो नहीं है, कहीं कहीं वो 45 ही तो नहीं है, तो 45 का गुणा 9 से करा तो मेरे पास 405 आ गया। तो मेरे पास यहाँ पे कहीं यही तो नहीं आ रहा, 54 × 9 ही तो नहीं आ रहा है, 54 × 9 ही तो है ये। तो मैं यहाँ से कितनी आ गई मेरे पास, 45 आ गई संख्या, और 4 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर मेरे पास कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा ना मेरे पास, है ना। अब आपको थोड़ा बेसिक जानना है, यदि आपने ऐसे थोड़ा दिमाग लगाया क्वेश्चन में तो आपने कितने सेकंड में कर दिया होगा, 5 से 6 सेकंड में कर दिया होगा, 5 से 6 सेकंड में। ये कब पॉसिबल हुआ, जब आपने 405 को क्या माना, 9 का मल्टीपल है ही है ना, माना क्या है इसमें, 9 का मल्टीपल ही है। तो मेरे पास यहाँ पे देखो, मैंने यदि कोई संख्या एक्स वाई मान ली, तो नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा है, यदि इस एक्स वाई को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 10x प्लस में वाई। भाई यदि मेरे पास कोई संख्या 25 है तो मैं इसको 20+5 भी तो लिख सकता हूँ ना। तो मेरे पास 10x प्लस में वाई है ना। तो मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ क्या है कि मेरे पास 10x प्लस में वाई और x प्लस में वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी दी हुई है, 405 दी हुई है। और यहाँ से मेरे पास 10y प्लस में x और x प्लस में y की वैल्यू मेरे पास कितनी दी हुई है, 486 दी हुई है। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करूंगा और इसका मल्टीप्लाई करूंगा, पर मेरे को अल्टीमेटली मैं इसमें से इसको घटा रहा हूँ, अल्टीमेटली मैं इसमें से इसको घटा रहा हूँ। तो मेरे पास क्या क्या कॉमन आ सकता है ये बताइए। पहले तो मेरे पास 10y² है यहाँ पे, प्लस में x², है ना। अब ये देखो 10y है और यहाँ पे मेरे पास x है, तो 10xy है ये, और 10xy यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये 10xy कट जाएगा हमारे पास। यहाँ से मेरे पास xy है और यहाँ से भी मेरे पास xy है, तो मेरे पास xy भी कट जाएगा। तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 10y² प्लस में x² माइनस में y² माइनस में 10x² की वैल्यू मेरे पास 81 है। तो मेरे पास y² माइनस में x² कितना आ जाएगा, मेरे पास 81 आ जाएगा। सॉरी, y² माइनस में x² मेरे पास 81 है, यानी कि 22² माइनस में x² 9 आ जाएगा ना मेरे पास यहाँ पे, 9। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास 22² माइनस में 9² x² आ गया। अब इनको एक बार जोड़ो, एक बार जब जोड़ोगे तब हमारे पास कोई इक्वेशन बनेगी एक। मेरे पास इसको जोड़ने पे आ कितना रहा है, 10x² प्लस में y² प्लस में 10xy प्लस में xy, यानी कि 11xy आ रहा है मेरे पास। और यहाँ से भी तो मेरे पास इतना ही आएगा ना, 10y² प्लस में ये मेरे पास कितना है x² प्लस में ये मेरे पास 11xy है। दोनों को जोड़ो और दोनों को जोड़ के 11 का डिवाइड करो, इसमें 11 का डिवाइड करो, तब इसमें संख्या आ जाएगी हमारे पास। ठीक है। तो अब इससे ज्यादा आप खुद करें, मैंने आपको बता दिया है ना, क्वेश्चन ऐसे ही करना है। और आप ऐसे भी कर सकते हो, आप वैल्यू निकाल लेना। अब यहाँ से मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई इनको जोड़ना, और फिर जोड़ोगे तब भी हमारे पास जो 11 का मल्टीपल आ रहा है, तो 11 का हम इसमें भाग देंगे तो हमारे पास जो है एक्स प्लस में वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक्स प्लस में वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, तो फिर यहाँ से कर लेंगे हम क्वेश्चन को।
है ना? ठीक है। 11वां क्वेश्चन है मेरे पास। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, क्यू इज अ पॉइंट ऑन ए बी सच दैट क्यू बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्यू बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। मतलब मेरे पास यदि क्यू मैंने यहाँ पे ले लिया ए बी पे, ए बी और सी और डी, तो मेरे पास यहाँ पे ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। है ना? मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ कितना है, क्यू बी रेशियो क्यू ए इज इक्वल टू 4:1। क्यू बी रेशियो क्यू ए इज इक्वल टू 4:1। यदि ये 4 है तो मेरे पास ये 4 है। पर ये मेरे पास राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट एंगल वाला आइसोसेलेस ट्राइंगल है मेरे पास। तो ये मेरे पास 4 है, तो ये भी मेरे पास 4, यानी कि ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 4√2। 4√2। लेकिन हमको इसकी जरूरत ही नहीं है वैसे तो। है ना? ये मेरे पास कितना है, 1 है। 1 है तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 5 की वैल्यू, 5 × 4 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 60√3। तो यानी कि मेरे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास। यदि मैं इसको 5x मानूं और इसको 4x मानूं, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 3√3। ठीक है। और यहां से एरिया कितना बैठेगा हमारे पास, एरिया बैठेगा 1/2 इंटू में 16 x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह हम 3√3 रखेंगे, तो मेरे पास 24√3 इसका फाइनल आंसर है। ठीक है। ये मेरे पास 12वां क्वेश्चन है, और 12वें क्वेश्चन में हम लगाएंगे एलिगेशन। ठीक है। अब एलिगेशन कैसे लगाएंगे वो देखना। A certain number of students from school X appeared in an examination and 30% students failed. 150% more students than those from school X appeared in the same examination from school Y. If 80% of the total number of students who appeared from X and Y passed, then what is the percentage of students who failed from Y? मेरे पास यहाँ पे देखो, ये परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट दे रखा है मेरे को, परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट। ठीक है। तो मेरे पास ये कितना रहेगा, ये मेरे पास कितना रहेगा, ये मेरे पास ऐसे ही रहेगा, फेल्ड स्टूडेंट अपॉन में टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट मतलब मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, कि यदि मैं फेल्ड स्टूडेंट की संख्या पे एलिगेशन लगाऊं, तो मेरे पास बेस रेशियो, यानी कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे यदि मैं लिखूं x, और यहाँ पे यदि मैं y लिख रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास x में से कितने छात्र अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, 30%। 30% ही तो, है ना? और मेरे पास टोटली 80% उत्तीर्ण हो रहे हैं, यानी कि मेरे पास 20% छात्र फेल हो रहे हैं टोटल में। ये कब है, जब एक्स के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र स्कूल वाई से समान परीक्षा में उपस्थित हुए। यानी कि एक्स से यदि 2 थे, तो वाई से कितने थे, 5 थे। वाई से 5 थे, तो हमारे पास आ तो गया ना, सीधा सीधा आ तो गया। यदि ये मेरे पास कितना है, 10 का गैप है, यानी कि 5 की वैल्यू 10% है, तो मेरे पास 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4%। यदि ये बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा, यानी कि वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 16% इसका आंसर हो गया। 16% हमारा का आंसर होगा इसका। ठीक है। ये मेरे पास है 13वां क्वेश्चन, और 13वां क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 20% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट दियर वोट एंड 80 वोटर्स कास्ट दियर बैलेट पेपर्स ब्लैंक। द विनर सिक्योर्ड 45% ऑफ ऑल वोटर्स इन द लिस्ट एंड ही गॉट 280 मोर देन हिज राइवल। द नंबर ऑफ वोट्स ऑन द लिस्ट वॉज। देखो मैं 100 मान रहा हूँ, 100 से 20% ने नहीं दिया, यानी कि 80 80 ने दिया, 80% ने दिया। पर जो जीत रहा है ना, जीत रहा है, उसको कितने मिल रहे हैं, उसको 100 का 45% ही मिल रहा है। 100 का 45%। तो बाकी को कितने मिल जाएंगे, 80 का। बाकी को कितना मिल जाएगा, 80। यदि ये 45% इसके बट में चले गए, तो हार वाले को कितने मिले, 35% मिले हैं। ये लूजर है ना? जब ये मेरे पास 45% है, ये मेरे पास 35% है, लेकिन मेरे को एक चीज और दी हुई है यहाँ पे कि 280 से हराता है, 280 से हराता है, लेकिन कब, जब 80 वोटर्स ने बैलेट पेपर ब्लैंक दिया है, बैलेट पेपर ब्लैंक दिया है। तो मैं यहाँ से एक चीज, शिफ्टिंग मेथड ये मैं लगाऊंगा, यहाँ से शिफ्ट करूंगा इस चीज को, कि मेरे पास यहाँ पे ये बैलेट पेपर मैं ब्लैंक नहीं मान के मैं ऐसा कह रहा हूं कि ये 80 भी लूजर्स की तरफ चले गए। ये 80 भी लूजर्स ने प्राप्त कर लिए। जब ये 80 भी लूजर्स की तरफ चले गए होते, तो ये 280 से थोड़ी जीतता। अब ये 200 से ही जीतता, अब ये 200 से ही जीतता।
तो यानी कि जब ये 200 से जीता है तो मेरे पास कितनी वैल्यू है, 10% की वैल्यू मेरे पास 200 है, तो मेरे पास 100% की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 2000 ही तो होगी, 2000 ही तो होगी। भाई मैंने क्या करा कि 80 जो है ना वो वोटर्स जिन्होंने ब्लैंक दिया था वैलिड पेपर, उनको मैंने लूजर्स की तरफ ले गया, यानी कि वो लूजर्स को मिल जाते 80 और, तो अब पहले ही 280 से हरा रहा था, तो अब कितने से हराएगा, 200 से हराएगा। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो भाई दोबारा से वीडियो रिवाइंड करके देखो, फिर भी नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देना क्वेश्चन को, है ना। अब ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है 329 इंटू में 34 की पावर क्यू, 32 26 इंटू में 49, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ दिस इज क्यू, देन हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ क्यू आर देयर, हाउ मेनी पॉसिबल। तो मेरे पास यहां से इसका मल्टीप्लाई करूं, 9 की 54 और 54 नम्मा, यानी कि मेरे पास इनका जो आ रहा है ना, मेरे पास 6 आ रहा है, इनका मेरे पास कितना आ रहा है, 6 आ रहा है ना। तो 6 इंटू में 34 की पावर क्यू, 6 इंटू में 34 की पावर क्यू, है ना। तो मेरे पास यहाँ से कितना आना चाहिए, यहाँ से मेरे पास कितना आना चाहिए, यदि मैं 34 की पावर 1 लूंगा, 34 की पावर 1 लूंगा तो मेरे पास 6 आ रहा है, नहीं आ रहा। 34 की पावर यदि मैंने 2 ली, तो मेरे पास 6 इंटू 6, यानी कि नहीं आ रहा, फिर भी नहीं आ रहा, फिर भी। तो मेरे पास सिर्फ कैसी वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे, सिर्फ क्यू की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, जिसमें हम 6 का वो करेंगे। यदि क्यू की वैल्यू मैं 6 रख दूं सीधा सीधा, तो यहाँ पे इसका भी यूनिट डिजिट मेरे पास कितना आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट मेरे पास कितना आ जाएगा, बताओ। यहां से यदि मैं इसको रखूं तो मेरे पास 4 इंटू में 4 यानी कि 64 इंटू में 64, तो मेरे पास कितना हो जाएगा ये, 6 ही तो बच गया यूनिट डिजिट। तो मेरे पास सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है या नहीं, एक ही वैल्यू पॉसिबल है या नहीं है मेरे पास। ठीक है, ठीक है। अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कुछ नहीं है, टी एन की वैल्यू मेरे पास साइन एन की पावर थीटा, साइन की पावर एन थीटा प्लस में कॉस की पावर एन थीटा, तो T3 माइनस में T5 अपॉन में T1। तो मेरे पास यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है, 1 सेकेंड। तो हमारे पास साइन की पावर एन थीटा प्लस में कॉस की पावर एन थीटा, T की पावर 3 माइनस में T5 अपॉन में T1। तो मेरे को निकालना क्या है यहाँ से, साइन क्यू थीटा प्लस में कॉस क्यू थीटा, माइनस में साइन की पावर 5 थीटा, माइनस में कॉस की पावर 5 थीटा, अपॉन में साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा। जब मैंने यही लिखा ना, तो भाई कईयों के मन में तो घंटी सी बजी होगी कि आंसर ही आ गया हमारे पास। आंसर कैसे आया, यदि मैं इन दोनों को कंबाइन करूं, फर्स्ट और थ्री वाले को यदि मैं कंबाइन कर दूं, तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, साइन क्यू थीटा यदि मैं इन दोनों में से कॉमन ले लूं, साइन क्यू थीटा, तो मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस। अभी मैं सेकंड और फोर वाले को ले रहा हूँ, सेकंड और फोर वाले को, तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, कॉस क्यू थीटा यदि मैं कॉमन लूंगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा। ठीक है, तो मेरे पास अब कितना है, अब मैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को कॉमन ले लूं, तो साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा बचेगा, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा कट जाएगा हमारे पास नीचे से, तो मेरे पास कितना आंसर आ गया, 80 आंसर आ गया मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। वैल्यू वैल्यू रखते रहना तुम भाई, मैं तो नहीं रखूंगा, जहां पे मेरे लिए जो है पॉसिबल रहेगा ना क्वेश्चन करना ऐसे ही, तो वहां पे मैं रखूंगा नहीं, और आपको भी नहीं रखनी चाहिए यदि आइडेंटिटी से क्वेश्चन कोई सॉल्व हो रहा है तो। ठीक है, क्योंकि भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं कई कई बार, है ना। मेरे पास है क्वेश्चन 16, और क्वेश्चन 16 में मेरे पास दिया हुआ है, चलो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, है ना। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द मॉर्निंग शिफ्ट एंड आफ्टरनून शिफ्ट ऑफ अ स्कूल वॉज 13:9। आफ्टर एन स्टूडेंट मूव्ड फ्रॉम मॉर्निंग टू आफ्टरनून शिफ्ट, द सैड रेशियो बिकेम 19:14। भाई ये मेरे पास 13:9 है, और ये मेरे पास 19:14 है। मेरे पास गया तो ऐसे ही है ना कि भाई मेरे पास मॉर्निंग से इवनिंग शिफ्ट, मॉर्निंग से आफ्टरनून शिफ्ट में गया है, पर गया तो यही है ना मेरे पास, मतलब कोई कोई मेरे पास जो फाइनल वैल्यू है ना, उसमें मेरे पास कोई चेंज नहीं है। फाइनल वैल्यू में तो मेरे पास कोई चेंज ही नहीं है, तो मेरे पास ये 22 और ये 33 कैसे हो सकता है, ये 22 और ये 33 कैसे हो सकता है। यानी कि मैं इसको इक्वल करने के लिए मैं यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से, तो 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 39:27। और यहाँ पे मेरे पास किसके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तो यानी कि ये 38:28। अब मेरे पास ठीक है कि यहाँ पे भी 66 है और यहाँ पे भी 66 है, तो मेरे पास यहाँ पे रेशियो बना के बता देता हूँ, देखो 39:27, यदि इसमें से एन घटे और इसमें से एन गया, तो मेरे पास अब रेशियो कितना बन गया, 38:20। ठीक है, नाउ 153 new students sought admission in the school and these students
ज्वाइंड द मॉर्निंग एंड द आफ्टरनून शिफ्ट्स इन 6:11। 6:11 का मतलब मैं यहाँ से कितना कह सकता हूँ, यदि 153 को करना है तो 9 बार कटेगा, यानी कि 54, और रेशियो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से 99। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड आपको आना चाहिए, है ना। तो मेरे पास जो फाइनल है, इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द मॉर्निंग एंड आफ्टरनून शिफ्ट ऑफ द स्कूल आफ्टर न्यू एडमिशन बिकेम 24 रेशियो 14, 24 रेशियो 19। तो मेरे पास यहाँ पे कितने 24 रेशियो 19 बन रहे हैं। कब बन रहे हैं? जब मैंने क्या करा कि इसमें से इसमें 54 ऐड करे और इसमें से भी 99 ऐड करे। ठीक है, तो हमारे पास अब ऐसा क्वेश्चन बन गया, और एक की वैल्यू आती है, आपने सीधा सीधा लगा देना है, नहीं लगा देना। ठीक है ना। ठीक है, हमको सिर्फ एन की वैल्यू ही तो निकालनी है। एन की वैल्यू मेरे पास कितनी है? एक है मेरे पास। तो यहाँ से मेरे पास एक की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? देखो 19 × 19 करेंगे 361। 361 दूनी कितनी हो जाएगा मेरे पास? 722 हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये मेरे पास देखो 28 × 24 है। तो 28 × 24, देखो 24 × 192, 19 बच गया। 24 दूनी 48, और 48 और 19 कितना हो जाएगा मेरे पास? 672, यानी कि मेरे पास यहाँ से 50 की वैल्यू आएगी। 50 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से? देखो 99 × 24 है, 24 × 216 है, और 216 यानी कि 2376 बच गया। माइनस में ये मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से? 54 × 19, 19 × 76, और 7 बच गया, यानी कि ये मेरे पास कितना आ गया? 1026। 1026, तो मेरे पास 50 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 50 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 0, 5, 3 और 1। अब इससे आगे आप खुद करके बताओगे मेरे को क्वेश्चन में कि मेरे को करना क्या है। यहाँ पे 1 की वैल्यू 27 आ गई, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 27 तो है। मैंने ही बता दिया पूरा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है ना। पर आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा भाई, जिसमें शॉर्टकट कोई पॉसिबल है तो मैं वहां पे बता रहा हूँ, नहीं है तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ बताओ। ये मैंने क्वेश्चन करा दिया है आपको, है ना। और आपको इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना भी है, मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ ये अच्छे से, है ना। आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो या फिर कहीं से भी, लेकिन कमेंट करो इसका आंसर। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ए शिप इज 77 किलोमीटर फ्रॉम द शोर, springs a leak which admits 2.25 ton water in every 5.5 minutes। 5.5 मिनट्स, तो मेरे पास यहाँ पे कितना है? ये तो सिंक कर, स्प्रिंग्स ए लीक मतलब एक रिसाव झड़ता है उसमें से, तो झरने का मतलब बाहर निकल रहा है वो, बाहर निकल रहा है वो। 2.25 टन यानी कि 9.9/4 टन। और कितने मिनट में भर रहा है? 11/2 मिनट में। तो मेरे पास जब 11/2 में इतना जा रहा है मेरे पास 9/4 टन, तो वो 60 मिनट में कितना कर देगा? 60 मिनट में मेरे पास कितना कर देगा वो? 4/में 9/4 इंटू में 2/11 इंटू में 60, यानी कि मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से? 9 दूनी 18 यानी कि 270/11। ये 60 मिनट में मेरे पास इतना कर देगा, रिसाव कर रहा है इसमें से। लेकिन ये कह रहा है एन आउटलेट टैंक कैन थ्रो आउट 12 टन ऑफ वाटर पर आवर। 12 टन ऑफ वाटर पर आवर, जब ये 12 टन को कर देगा इसमें से खाली, तो मेरे पास 1 आवर में भर कितना रहा है मेरे पास? भर कितना रहा है मेरे पास? भर ये मेरे पास 138/11 रहा है। भर मेरे पास 138/11 रहा है ये। अब मेरे से क्या कह रहा है? फाइंड एट व्हाट स्पीड इट शुड मूव सच दैट व्हेन इट बिगिंस टू सिंक रेस्क्यू शिप मूव्स विद 6 किलोमीटर पर आवर escapes the passenger of ship if 69 टन वाटर इज इनफ टू सिंक। जब ये 69 टन वाटर इनफ टू सिंक है, तो मेरे पास यहाँ पे 138/11 भर रहा है। 138/11 1 घंटे में भर रहा है, तो मेरे पास 69/138/11 है, यानी कि मेरे पास कितना हो जाएगा? 11/2 आवर में भरेगा वो। 11/2 आवर में भरेगा, तो मेरे पास यहाँ से सीधी सीधी स्पीड कितनी आ जाएगी मेरे पास? अब यहाँ से आगे आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे। मैंने बहुत ज्यादा करवा दिया क्वेश्चन, इतना करवाने की भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलना है ना, और मिक्सचर एलिगेशन का सबसे बेस्ट क्वेश्चन मान के चलना है। ठीक है ना। ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 18 है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स ए एंड बी। द रेशियो ऑफ मिल्क टू मिक्सचर इन मिक्सचर ए इज 5:x and the ratio of milk to mixture in B is 7:y. Both the mixtures are mixed in the ratio 2:3. Then the ratio of milk to water in the final mixture becomes 3:2. Find the value of, ये इसको 30/x करो, इसको 63/y करो। ठीक है, अब यहां से करो क्वेश्चन को। यहां से क्वेश्चन को करने पे आप देखो मैंने आपको क्या सिखाया था। मैंने सिर्फ आपको कुछ नहीं सिखाया था, लेकिन मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? यहाँ पे मैं मिल्क लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं वाटर लिख रहा हूँ, वाटर। ठीक है,
तो मेरे पास जब ए में लिखा, तो मेरे पास ए में जब 5 मिल्क है, तो मेरे पास वाटर कितना हो जाएगा इसमें, x-5। और बी में यदि मिल्क मेरे पास कितना है, 7 है, तो मेरे पास वाटर कितना हो जाएगा, y-7। पर दोनों को मिक्स करना है, दोनों को मिक्स करना है 2:3 में। तो मेरे पास यहाँ पे पहले इनको सेम करने की, सेम तो करो। सेम करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को ये मिक्सचर कितना बन रहा है, बाई मिक्सचर बन रहा है। ये मेरे पास बी ए मिक्सचर कितना है, एक्स है। तो मेरे पास इनको बराबर करने के लिए यहाँ पे 22 और यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले, तभी तो बनाएंगे ना हम इनको 2:3 में। अब इसको 2:3 से कर दो, यानी कि 2 × 3 यहाँ पे कर दो। तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो मिल्क का रेशियो मेरे पास कितना आ जाएगा, 10/, और यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा, 2xy माइनस में 10y। ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा, 21x। और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास, 3xy माइनस में 21x। ये मेरे पास 2:3 में मिलाया जब मैंने था, ये 2:3 में मिलाऊंगा तो उससे पहले पहले मिक्सचर की क्वांटिटी को मैं सेम तो कर लूं। सेम करने के लिए मैंने 22 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर दिया। यदि नहीं आता है ये क्वेश्चन क्यों मल्टीप्लाई करा, तो भाई मिक्सचर वाला टॉपिक एक बार अच्छे से करके देखो, जब पार पड़ेगी भाई। ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ क्या है कि मेरे पास अब इनका रेशियो है ना, मतलब मेरे पास टोटल मिल्क कितना हो गया, टोटल मिल्क हो गया मेरे पास 10/, प्लस में 21x। और टोटल वाटर कितना हो गया मेरे पास, 5xy माइनस में 10xy माइनस में 21x, सॉरी 10y, 21x इज इक्वल टू 3:2। अब मेरे पास इसका ही तो दे रखा है, तो मेरे पास यहाँ से कितना है, देखो 10 दूनी 20, और 20 यानी कि 30 यहाँ से आ जाएगा, तो मेरे पास 50/, तो ये आ गया। ठीक है। प्लस ये मेरे पास यहाँ से 42 है, और 42 और यहाँ से 63 आ जाएगा, यानी कि 105x इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 15x में। अब मेरे को यहाँ पे वैल्यू किसकी चाहिए, मेरे पास 30/x प्लस में 63/y। पहले यहाँ से एक्स वाई का, यदि मैं 5xy का भाग दे दूं, तो मेरे पास यहाँ पे कितना बन जाएगा, 10/x प्लस में 21/y की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 3 है। यानी कि मैं यहाँ पे 3 का और मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास कितना आंसर आएगा, 9 आंसर आ गया। क्वेश्चन था या नहीं मजेदार, क्वेश्चन मजेदार था ना। ठीक है। ये मेरे पास 19वां क्वेश्चन है, और 19वें क्वेश्चन में दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी टू द डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस बी एंड सी इज 3:5। A man travels from A to B at a speed of x kilometer per hour and from B to C at a speed of 50 kilometer per hour if his average speed for the entire journey is 40 kilometer per hour, then what is the value of x-10/x plus में 1। मैं आपको थोड़ा लॉजिकल तरीका बता देता हूँ, यहाँ पे है ना, फॉर्मूला वॉर्मूला लगा के आप करते रहना एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बढ़िया मेथड बता दूँ, है ना। मेरे पास यहाँ पे x-10/x+1 है ना। यदि मेरे पास ऑप्शन ऐसे सेट करे मिल जाए, ऑप्शन ऐसे सेट करे दिख रहे हैं मेरे को, तो ऑप्शन ऐसे सेट करे दिख जाए, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, यदि मैं दिए हुए ऑप्शन में से, यदि मैं न्यूमरेटर में से 10 जोड़ दूं, और डिनोमिनेटर में मैं 1 घटा दूं, डिनोमिनेटर में मैं यदि न्यूमरेटर में मैं यदि 10 जोड़ूंगा, तो मेरे पास एक्स बच गया। और डिनोमिनेटर में मैं कितना घटा रहा हूँ, -1 कर रहा हूँ, तो मेरे पास नीचे भी एक्स बन गया। तो मेरे पास x/x यानी कि 1। अब ये 1 रेशियो कहाँ बन रहा है, देख लो। यहाँ से यदि 20 है, 20 प्लस में 10 करना था मेरे को, 30 माइनस में 1 करना था, तो मेरे पास यही आंसर तो आ गया, 30:30। यहाँ पे करके देखो 41 बन रहा है ये तो, यहाँ पे करके देख रहे हो ये तो 21 बन रहा है हमारे पास, 21:9 बनेगा। यहाँ पे भी करके देखो तो 20 बन गया ये, और ये हमारे पास 10 है, तो यानी कि 2:1 हो ही नहीं सकता। हमारे पास सिर्फ यही तो आंसर है। फॉर्मूला वॉर्मूला लगा के आप करते रहना। ठीक है। 20वां क्वेश्चन आ गया हमारे पास, x⁴ प्लस में y⁴ x² प्लस में y² इज, ठीक है इतना है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x² प्लस में y²। इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला काम आने वाला है। x⁴ प्लस में y⁴ प्लस में x² y² की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है, x² प्लस में y² माइनस में xy, और x² प्लस में y² प्लस में xy। ये याद रखना, आजकल बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है। अब यहाँ से x² प्लस में y² प्लस में x की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे देखो ये मेरे पास 117 है, 117 यानी कि 39/4 प्लस में √3 आ गई मेरे पास इसकी वैल्यू, x² प्लस में y² प्लस में xy की। ठीक है। तो अब यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 प्लस में √3 है, 4 प्लस में √3, यानी कि मैं यदि इसको ऊपर लेके जाऊंगा, इसको यदि मैं ऊपर लेके जाऊं, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से कितना आ रहा है, ये 3 4 माइनस में √3 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, x² प्लस में y² प्लस में xy। अब यहाँ से करते रहना, x² प्लस में y² कैसे निकालना, कमेंट बॉक्स में आंसर। ठीक है।
ये आपको पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है, अपना आंसर कमेंट में बताना है आपको, कमेंट और आंसर्स, ठीक है। मैं आपको करवा नहीं रहा हूँ क्योंकि भाई फिर बहुत बड़ा वीडियो चला गया ये, मेरे को पता चल रहा है, ठीक है। ऐसा मेरे को अनुभव हो रहा है कि भाई बहुत बड़ा जा रहा है वीडियो, है ना। 22वां क्वेश्चन है, और 22वें क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल एबीसी हुज साइड्स ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो सीधा भाई आपको चित्र बनाने लग जाना है, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये यार ए बी सी, है ना। ये बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है मेरे पास, और यहाँ पे सी ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है। सर्कल ए टचेज ए बी बी सी एंड ए सी एट ई एफ डी, यानी कि यहाँ पे ई है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे डी है मेरे पास। तो मेरे पास यहाँ पे एक चीज पता होगी ना कि ए की बिंदु से डाली गई टेंजेंट बराबर होती है, यानी कि यदि ये एक्स है तो मेरे पास ये एक्स है, ये वाई है तो मेरे पास ये वाई है ना, और ये जेड है तो मेरे पास ये जेड है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ से कितना कह सकता हूँ, मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, ए डी, यानी कि वाई इंटू में एक्स, वाई इंटू में एक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से देखो एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड आ सकता है मेरे पास, एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड मेरे पास कितना आ सकता है, 12 और 8 20 और 10 30, 30 का आता है यानी कि 15। मेरे को वाई चाहिए और एक एक्स चाहिए, वाई चाहिए और एक्स चाहिए। यदि मैं इसको घटा दूं, इसको मतलब एसी को इसमें से घटा दूं, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। और यदि मैं अब किसमें, मेरे को वाई चाहिए, वाई के लिए मैं यदि इसको घटा दूं इसको, तो मेरे पास वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर, सॉरी ये मेरे पास 7 सेंटीमीटर, तो 7 × 21 ही तो है मेरे पास आंसर, ठीक है। 23वां क्वेश्चन ये कमेंट में बताना है आपको, ठीक है। कमेंट और आंसर, है ना। आप इसको आइडेंटिटी से सॉल्व करना, आइडेंटिटी से, ठीक है, लग जाएगी आपसे आइडेंटिटी, मेरे को पता है ना। मैंने आपको पहले भी करवा दिया है ऐसे क्वेश्चन, है ना। यदि आप फिर भी चाहते हैं तो भाई मेरे को बता देना, मैं आपको भेज दूंगा ये आंसर। देखो यहाँ से मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि देखो ये हमारे पास साइन थीटा है, तो 1 अपॉन में कॉसेक थीटा लिखना है इसको, तो कॉसेक थीटा है प्लस में सेक थीटा, यानी कि देखो ये मेरे पास 1 प्लस में सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा को होल स्क्वायर, यानी कि ये मेरे पास कट जाएगा ऊपर नीचे से, कट जाएगा मेरे पास ऊपर नीचे से, है ना। तो मेरे पास जब ये ऊपर नीचे से कट जाएगा तो मेरे पास नीचे क्या बचेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा बचेगा, कॉसेक स्क्वायर इंटू में सेक स्क्वायर बचेगा मेरे पास, है ना। और यहाँ से सॉल्व करके देख लेना, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये मेरे पास 24वां क्वेश्चन है, और बहुत से बच्चों की दिक्कत रहती है कि भाई एवरेज ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट हमको बताइए, तो भाई मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हो, क्योंकि मैंने एवरेज ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट ना बहुत अच्छे से करवा रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। द एवरेज ऑफ 19 नंबर्स इज 48, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 नंबर्स इज 15.6। मेरे पास यहाँ पे 19 का 48 है, 19 का 48, ठीक है। तो मेरे पास जब 19 का 48 है और फर्स्ट 7 नंबर का मेरे पास कितना है, 50.6 है, और जो लास्ट 7 नंबर, जो लास्ट 13 नंबर है उनका मेरे पास कितना है, 47.6। तो मेरे पास ओवरलैप कौन सा नंबर करेगा, ओवरलैप मैं देखूं तो मेरे पास देखो 1 से 19 तक है ना। तो फर्स्ट 7 का ये हो गया मेरे पास, फर्स्ट 7 का 50.6। लेकिन जब सेकंड तेरे काउंट करे ना मैंने, तो इसमें 7 नंबर है ना जो मेरे पास ओवरलैप कर रहा है, यानी कि 7 नंबर मेरे पास 2 बार आ रहा है, 7 नंबर मेरे पास 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको सीधा सीधा सा एक तो मेथड हम ये कर सकते हैं कि 19 × 48 करो, फिर 7 × 5 5 50.6 करो, फिर 13 × 47.6 करो, इसमें इन दोनों का योग करके इसको घटा दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना टाइम नहीं होता ना, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। यहाँ पे देखो ये मेरे पास कितने का डेविएशन आ रहा है, मेरे पास 2.6 का डेविएशन आ रहा है एक पे, तो मेरे पास टोटल डेविएशन कितना हो जाएगा, 26 × 7 = 182, यानी कि 18.2 का डेविएशन है। और मेरे पास यहाँ पे डेविएशन कितने का है, माइनस में 0.4 का डेविएशन। जब ये माइनस में 0.4 का डेविएशन है तो मेरे पास टोटल डेविएशन माइनस में 5.2, यानी कि टोटल डेविएशन मेरे पास 13 है, 13 है। और मैंने आपको जब एवरेज ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट समझाया था ना, तो ध्यान करो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मेरे पास 19 नंबर का जो एवरेज था ना वो मेरे पास 48 था, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि यदि मेरे पास 7 नंबर का 48 रहा होता और बाकी के 12 नंबर का मेरे पास 48 रहा होता, तो ये भाई इतना बैठ सकता था, इतना बैठ सकता था। भाई जब एलिगेशन वाला आपने वेटेड एवरेज से करा था, वेटेड एवरेज में हमने क्या करा था कि यदि किसी स्कूल में 50 विद्यार्थी हैं, है ना, और मतलब उनका एवरेज वेट कुछ दे रखा था, है ना, और मतलब जो 50 ही दे रखा था उनका एवरेज वेट भी, तो चाहे कहीं से भी होंगे, यानी कि हमारे पास क्या आना चाहिए, जब ये 50 50 है तो बाकी के सबका भी 50 ही रहा होगा,
बाकी के सबका ही 50 ही रहा होगा, यानी कि हम अल्टीमेटली करते क्या थे कि हमारे पास जितना भी डेविएशन आता था ना उसको हम शून्य बनाते थे। तो मेरे पास यहाँ से 7 नंबर निकल के आ गया। 7 नंबर था कितना मेरे पास, 48 प्लस में 13 हो जाएगा मेरे पास। तो 7 नंबर मेरे पास कितना हो जाएगा, 61। लेकिन इन एक्सक्लूड करना है इसको, एक्सक्लूड। जब इसको एक्सक्लूड करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे एक चीज बताओ, इसको थोड़ा दिमाग में लेके देखो कि ये मेरे पास 7 नंबर का 48 था, तो बाकी के 48, यदि 12 नंबर का 48 है तो मेरे पास टोटल का 48 आ गया। भाई हमने जब गेहूं बराबर प्राइस के गेहूं को मिक्स करेंगे, हम बराबर प्राइस के गेहूं को मिक्स करेंगे हम, तो हमारे पास जो रेशियो आना है, जो प्राइस आएगा अल्टीमेट, तो वो उनके वो रेशियो पे ही तो डिपेंड करेगा ना कि किस रेशियो में मिक्स करें हमने। तो यहाँ पे मेरे पास जैसे मैं सेम उसमें मिक्स कर रहा हूँ, तो मेरे पास 7 का जब 48 है, 12 का 48 है, तो मेरे पास टोटल कितना आ गया, 19 का 48 आ गया। लेकिन यहाँ पे 19 48 नहीं जा रहा है, यहाँ पे 61 जा रहा है, 61। तो मेरे पास यहाँ पे 13 एक्स्ट्रा जा रहा है। 13 ये किस में से लेके जा रहा है, 13 ये बाकियों के में से लेके जा रहा होगा। 13 ये बाकियों के में से लेके जा रहा होगा, यानी कि हमारे पास जो डेविएशन है ना, वो मेरे पास कितना कम हो जाएगा, 48 माइनस में 13 अपॉन में 19 कम हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी 13 अपॉन में 18 कम हो जाएगा, है ना। तो 48 माइनस में ये मेरे पास कितना होता है, 0.7, यानी कि मेरे पास 47.3 के आसपास। ठीक है, आप दोबारा से वीडियो देखें, एवरेज ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट देखें, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। इन ए गिवन फिगर 3 सेमी सर्कल्स आर गिवन इफ बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड बी डी इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शेडेड रीजन। हमको एरिया निकालना है इसका। तो भाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो है ही, है ना। आपने यदि ज्योमेट्री वाली वीडियोस देखी हैं तो भाई उनमें भी ये क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड कर रखे हैं ज्यादातर, है ना। तो देखो यहाँ पे मेरे को दिया हुआ क्या है कि देखो ये मेरे को साइडेड रीजन निकालना, और साइडेड रीजन कब निकल सकता है, जब मेरे पास ये बड़े वाले सर्कल में से यदि मैं इस सर्कल के और इस सर्कल के एरिया को माइनस कर दूं, मेरे पास आ जाएगा ना मेरे पास। ठीक है, तो मेरे पास कोई तरीका दिख रहा है कि मैं इस सर्कल की रेडियस निकाल पाऊं, बड़े वाले सर्कल की रेडियस। मेरे पास इस सर्कल की रेडियस तो है 3 सेंटीमीटर, लेकिन और कुछ नहीं पता मेरे को। पर यहाँ पे मेरे को एक चीज पता है कि देखो ये यदि मेरे पास व्यास है, एसी यदि मेरे पास व्यास है, तो व्यास द्वारा जो अर्धवृत्त में बना हुआ कोण होगा वो 90 डिग्री रहेगा ना, वो 90 डिग्री तो रहेगा। तो मेरे पास जब ये कितना है, ये मेरे पास 90 डिग्री है ना। और मैंने आपको सिर्फ एक चीज बताई थी यहाँ पे कि मेरे पास जो बीडी की वैल्यू है, इस केस में बीडी की वैल्यू मेरे पास कितनी रहेगी, बीडी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी रहेगी फिर। बीडी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास रहेगी ए बी इंटू में बी सी, ए बी इंटू में बी सी। तो मेरे पास यहाँ से बीडी स्क्वायर यानी कि 108 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, ए बी इंटू में 6, यानी कि ए बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 18 108 यानी कि 18 सेंटीमीटर। जब ये मेरे पास 18 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है, और ये मेरे पास 6 सेंटीमीटर है, यानी कि मैं बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है वो कितना कह सकता हूँ, रेडियस कितनी आ जाएगी, बड़े वाले सर्कल की रेडियस मेरे पास 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसकी रेडियस मेरे पास कितनी सेंटीमीटर आ जाएगी, 9 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस मेरे पास 3 सेंटीमीटर है ही। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 144 माइनस में 81 माइनस में 27, यानी कि 144 माइनस में ये मेरे पास कितना हो जाएगा, सॉरी 3 है ना ये, है ना। ठीक है, ये मेरे पास 9 है ना, और ये मेरे पास कितना है, 3 है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा ना, अब आंसर ही आ जाएगा मेरा तो, है ना। यहाँ पे देखो, पाई आर स्क्वायर माइनस में, सॉरी ये पाई आर स्क्वायर करो इसको, है ना, और पाई R1 स्क्वायर माइनस में पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास जब साइडेड रीजन का मेरे को निकालना ही है, तो मेरे पास आ जाएगा ना, अब तो आ जाएगा ना मेरे पास। भाई हमको वटे में 2 भी तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, शायद 27 पे ही आ रहा था, आप चेक कर लेना एक बार और, है ना। अब ये मैंने यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू 18 मीटर कैसे लाया, सेंटीमीटर कैसे लाया, तो भाई आपने यदि सिमिलैरिटी अच्छे से पढ़ी है, कॉन्सेप्ट यदि अच्छे से पढ़े हैं, भाई मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ मेरी ही वीडियोस देख के, किसी की वीडियोस देख के आपने सिमिलैरिटी पढ़ी है, तो ये एडीसी ट्रायंगल को इसके समरूप करो एक बार तो, और एक बार एडीसी ट्रायंगल को इसके समरूप करो, तो आपके पास यही रिलेशन आ जाएगा, ये रिलेशन आ जाएगा। एंड थैंक यू सो मच, वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैनल पे करा रखे हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल रिलीवेंट मॉक्स एसएससी को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हम उस पर बहुत सारी जो है इंपॉर्टेंट जो है पीडीएफ में डालता रहता हूँ, जो कि स्टूडेंट को एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एंड थैंक यू सो मच अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।